नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। कटिहार पुलिस पंजाब के अमृतसर में कई दिनों से पूर्व क्रिकेटर सह कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू को ढूंढ रही है। 6 दिन से बिहार पुलिस अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर उनका इंतजार कर रही है, लेकिन सिद्धू से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। पुलिस ने कई बार नवजोत सिद्धू के घर के बाहर का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। दरअसल कटिहार के बारसोई थाने में सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज है। कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में प्रचार के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हेट स्पीच का प्रयोग करते हुए भावना भड़काने का प्रयास किया था। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर बारसोई थाना में मामला दर्ज है और इसी आरोप पर बारसोई थाना के जांच अधिकारी जनार्दन राम और जावेद आलम को अमृतसर भेजा गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कुछ भाषण में त्रुटि थी, जिसके आलोक में इनके ऊपर बारसोई थाना कांड संख्या 93 दिनांक 16/4/19 दर्ज किया गया। 18 तारीख से यहाँ पर इंतजार करते हैं। लोग बताते हैं कि पीओ साहब कल आएंगे, पीओ साहब परसों आएंगे, पीओ साहब आज लॉकडाउन है नहीं आएंगे। फिर भी 2 रोज के बाद शनिवार और रविवार इंतजार करके इसके पहले भी इंतजार किए, आज आए तो बोले कि नहीं पीओ साहब आइए नहीं, जबकि अंदर घर में है, अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं और सभी लोग मिलते हैं, हम लोग से बात नहीं करते हैं। बात पटना की करते हैं, जहां के अनीसाबाद पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड में पुलिस को सीसीटीवी हाथ लगी है। सीसीटीवी में रोड पर 2 बाइक पर 2 अपराधी दिख रहे हैं। लुटेरों के हेलमेट से इस बात की पुष्टि हुई है कि लूट में ये अपराधी शामिल थे। वहीं मौके पर पहुंचकर आईजी संजय सिंह और एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा ने तहकीकात की। आईजी ने दावा किया है कि अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। आपको बता दें कि पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती को चुनौती देते हुए बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अनीसाबाद में पंजाब नेशनल बैंक में अपराधियों ने धावा बोलकर 52,33,000 रुपए से अधिक लूट लिए। 10 से 12 की संख्या में आए अपराधी हथियारों से लैस थे और ग्राहकों के साथ ही बैंक के स्टाफ और मैनेजर को भी कब्जे में लेकर लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर आराम से चलते बने। अरे बैंक डकैती हुई है और उसी में हम लोग आए देखने के लिए, है ना। कितने की लूट हुई है? 52,33,500। कितने की संख्या में अपराधी? 52,33,500 रुपए की लूट है और अपराधी ये लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 के आसपास के अपराधी 10 से 12 बताते हैं। वो तो अभी हम लोग फुटेज को देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी उससे। और 3:30 बजे के आसपास की बात बताते हैं। अभी तक यही सूचना है, बाकी हम लोग डिटेल में जांच करेंगे। ग्राहक से लूटपाट नहीं, ग्राहक 3 ही थे। मेन जो कैश काउंटर में पैसा था, जो सेफ था, उसको इन्होंने खुलवाया, उसमें जो पैसा था वो लेके गए। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको हम निकाल रहे हैं। हाँ, टिपिकल डकैती। और अब आपको नालंदा से आई एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे बाइक सवार दंपति पर ताड़ का पेड़ अचानक से गिरता है। यह देखिए, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मामला नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले का है। गंभीर रूप से जख्मी दंपति को इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेड़ गिरते ही बिजली का तार भी टूटकर गिर पड़ा, जिससे बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। गनीमत यह रही कि बिजली की चपेट में आने से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन देखिए कैसे ताड़ का पेड़ मोटरसाइकिल से जा रहे इस दंपति पर गिर पड़ा। इस हादसे में वहां खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शायद ठीक ही कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक दंपति बाइक पर सवार होकर जा रहा होता है, अचानक एक ताड़ का पेड़ गिरता है और वो ताड़ का पेड़ उन बाइक सवार दंपति के ऊपर गिरता है। गनीमत ये रही कि वो सिर्फ इस हादसे में जख्मी हुए। आपको बता दें कि ताड़ का पेड़ पहले एक तार पर गिरता है, बिजली के तार
पर गिरने के बाद बिजली का तार टूट जाता है और बिजली की तार की चपेट में कोई नहीं आया। शायद इसीलिए एक बड़ा हादसा होने से रह गया। बिहार में शराबबंदी कानून केवल नाम मात्र ही रह गया है। आए दिन बिहार में मिलने वाली शराब की बड़ी बड़ी खेप इसकी बानगी है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर में मिला है, जहां 2 गाड़ियों में शराब भरकर ले जाई जा रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस के रोकने पर भागने के दौरान स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। ये रिपोर्ट देखिए। हमको लगता है कि शराबबंदी जो पूरी तौर से नीतीश कुमार जी ने किया है, ये नहीं लग रहा है कि शराबबंदी, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूं कि शराब कहीं ना कहीं से पकड़ा रही है। आखिर कहां पे कमियां हैं? तो सुना आपने, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का धंधा आराम से फल फूल रहा है। मुजफ्फरपुर के राजू नैयार के अनुसार यदि पुलिस सख्ती से काम करे तो शराबबंदी कानून का बिहार में असर दिख सकता है। राजू ने बताया कि आलम यह था कि नगर थाना के पक्की सराय चौक पर दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो का चालक पूरी तरह शराब के कार्टन के नीचे बेहोशी की हालत में दबा हुआ था, जिसे गेट तोड़कर निकालना पड़ा। कम से कम 30 से 40 कार्टून पूरी तौर से है। देखा है ड्राइवर को हम लोगों ने कैसे कैसे करके, जब उसका सांस चल रहा था तो हम लोगों ने दरवाजा तोड़ के ड्राइवर को निकाला है। उसको पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में भेजा है। इस घटना से इतना तो साफ हो गया कि मुजफ्फरपुर में शहर से ग्रामीण इलाकों में शराब का कारोबार संचालित होता है। पुलिस को इसका कोई मलाल नहीं कि शराब का ये अवैध धंधा जिले में कैसे बदस्तूर जारी है। हाँ, शराब पकड़ने का क्रेडिट लेने में पुलिसकर्मी पीछे नहीं है। पुलिस को इसका भी कोई मलाल नहीं कि वो दूसरी गाड़ी पकड़ने में असफल क्यों हो गई। ना हम लोग को देख करके भागा। हाँ, देख कर भागा नहीं, मैंने देखा कौन सी अब पीछा करेगा, बस मार दिया कि इसमें। इसके साथ एक और भी गाड़ी था क्या? हाँ, एक और गाड़ी था, वो आगे भाग गई। सूत्रों के अनुसार शराब की खेप गोलाबंद निवासी सूरज की थी। हालांकि पुलिस कारोबारी की पहचान में जुट गई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि पक्की सराय चौक से मिठनपुरा थाना और जेल रोड होते हुए शराब की खेप मुशहरी की ओर निकलती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस की नाक के नीचे शराब का अवैध कारोबार अच्छे से फल फूल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और दरभंगा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। देह व्यापार के लिए पत्नी ने इनकार किया तो पति ने अपने मित्रों के साथ पत्नी की हत्या कर दी और फिर पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला की पहचान कल्पना गुप्ता के रूप में की गई है, जो बंगाल की रहने वाली है और पेशे से ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में बतौर डांसर का काम करती थी। इसी ग्रुप में गुलाब भी डांस का काम किया करता था। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के तुरंत बाद से ही पति गुलाब अपने मित्रों के साथ मिलकर अपनी पत्नी कल्पना को वेश्यावृत्ति के लिए लगातार दबाव बना रहा था। इसके बाद विवाद बढ़ा, फिर कल्पना की हत्या कर दी गई। जो पति था उसका एक और दोस्त है छोटू सिंह, जो पहले कई बार जेल जा चुका है और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये दोनों मिलकर महिला पे वेश्यावृत्ति के लिए दबाव डालते थे, जिसका महिला विरोध करती थी। और घटना के दिन भी जब इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और महिला ने मना किया तो कहा सुनी में इन्होंने उसके साथ मारपीट की और महिला के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इन लोगों ने साक्ष्य को छिपाने के लिए घर में जो भी कपड़े उपलब्ध थे वो महिला की लाश के ऊपर डालकर उसको जलाने की कोशिश की। और उधर सुपौल के राघवपुर में प्रेम प्रसंग में लड़की के भाइयों ने प्रेमी की हत्या कर दी। लड़की को प्रेमी के साथ देख भड़के भाइयों ने युवक की हत्या कर लाश को पोखर में छिपा दिया।
जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस को जांच के दौरान एक कॉल रिकॉर्ड भी मिला, जिसके अनुसार प्रेमिका ने मृतक के एक मित्र को फोन कर बताया कि उसके भाइयों ने अपने ही घर में उन दोनों को रंगे हाथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उनके 2 भाइयों ने प्रेमी लालदेव की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में लड़की के परिजनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। जीतन राम मांझी अपनी सियासत की नैया को एक बार फिर नई दिशा देने वाले हैं। हालांकि इसके लिए आपको 26 जून तक का इंतजार करना होगा। वैसे मांझी का मोह महागठबंधन के प्रति भंग होता दिख रहा है और अपने पुराने सहयोगी का दामन थामना ही मांझी बेहतर समझ रहे हैं। तभी तो उनके रुख में आए बदलाव से विपक्षी खेमा भी अचंभित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी एक बार फिर एनडीए की कश्ती पर सवार होने वाले हैं। जी हां, न्यूज 18 से बातचीत में खुद मांझी ने ही इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इसी महीने की 26 तारीख को पार्टी नेताओं से उनकी चर्चा होगी और बैठक के बाद अंतिम रूप से महागठबंधन से अलग होने का वे फैसला लेंगे। 26 तारीख को अपने ग्रुप की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा उसको हमें भी तैयारी करनी है। वैसी परिस्थिति में 25 जून तक जो 12 न्याय होगा और नहीं तो 26 जून को हम अपना रास्ता अलग दें। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या? कोई दुश्मन है परमानेंट? तो सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मतलब मांझी वापस जेडीयू में जाने वाले हैं, तभी तो जेडीयू नेता भी उनके स्वागत की बात करने लग गए हैं। जीतन राम मांझी जी अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जदयू के ही मंत्री थे, जदयू के ही मुख्यमंत्री थे। इसीलिए अगर जीतन राम मांझी जी की घर वापसी होती है तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। वैसे मांझी की मुलाकात नीतीश कुमार से हो चुकी है। मतलब सियासत के करवट लेने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। हालांकि मांझी ने महागठबंधन से अलग होने की संभावनाओं को फिलहाल सस्पेंस ही रखा है, लेकिन उनके स्टैंड से महागठबंधन के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, यह कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिल बैठ के ऑल इज वेल कर दें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों से तो बात हो ही रही है। अब किसको कहाँ क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों से लगातार बात हो रही है और आएंगे, सब बात हो जाएगी। तो मांझी की सियासत के मायने क्या चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश है? क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में अलग थलग पड़ गए? ये भी कि आरजेडी के बिना महागठबंधन का दांव उल्टा पड़ गया और नीतीश से दोबारा नजदीकी बढ़ाकर मांझी कद बढ़ाने की कोशिशों में। बात चाहे जो हो, चुनावी साल में बिहार की सियासत में गुमनाम से हो चुके जीतन राम मांझी की नई चाल क्या होगी, इसके लिए सभी को 26 जून का इंतजार रहेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महागठबंधन में भाव नहीं मिलते देख एक बार फिर मांझी का मन डोला और जैसे ही एनडीए की नाव में सवार होने के संकेत दिए, मांझी को कांग्रेस की दिल्ली दरबार से बुलावा आ गया। यानी जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई। अब मांझी आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी और मांझी की मुलाकात में उन्हें समझाकर एनडीए विरोधी खेमे में ही रखने के साथ साथ महागठबंधन को भी बचाने की कोशिश होगी। और उधर बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए अगले 6 जुलाई को चुनाव होने तय हैं। संख्या बल और राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के कोटे में विधान परिषद चुनाव में 1 सीट आनी है। पार्टी के अंदर इस 1 सीट पर दावेदारी की बात की जाए तो स्थिति 1 अनार 100 बीमार वाली है। बिहार विधान परिषद के लिए अगले 6 जुलाई को 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आ रही है।
लेकिन कांग्रेस आलाकमान के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं के 3200 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कुल मिलाकर हालात एक अनार 100 बीमार वाली बन गई है। जहां तक पार्टी प्रत्याशियों की बात है तो पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनावी राजनीति से किनारा कर पिछले दरवाजे से ही सदन में प्रवेश करना अच्छा मान रहे हैं, तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश करना चाहते हैं। पार्टी का असेसमेंट चल रहा है, बहुत से लोग हैं और पार्टी को देखना है जो समीकरण है, जो हालात है। मुझे लगता है कि सदन में जो है कि हमारे यहाँ जो है दलित का रिप्रेजेंटेशन है, फॉरवर्ड में ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन है, तो माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ये निर्णय तमाम पार्टियों को लेना है और पार्टी जो है कि सही निर्णय लेगी, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तमाम दावेदार काहे हो गए हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो लीडरशिप में होती है चुनाव, जिसका अभी और खास के बिहार है अभी, तो बिहार राजनीति में क्या प्रभावित करेगा क्या नहीं करेगा, बहुत कंसिडरेशन है, एक दो कंसिडरेशन नहीं। तो लोग अपने उत्साह में उम्मीदवार बन जाते हैं, लेकिन हालाकमान हमारा विश्वास है। जाहिर सी बात है, हजारों की संख्या में आए आवेदनों में से किसी एक को प्रत्याशी के तौर पर चुनना कांग्रेस आलाकमान के लिए भी इतना आसान नहीं है। वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षा को पार्टी अध्यक्ष मदन मोहन झा बुरा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि केवल कांग्रेस में ही नहीं, सभी पार्टियों में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। ये तो बराबर से होते रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आप बता सकते हैं ये 2 सीट है, 2 ही का दावेदार है, ऐसा नहीं होता है। दावेदार सभी का हक है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरे ही दल में नहीं, सबों दल की यही स्थिति होगी, तो उसमें जो उनके आलाकमान, मेरे आलाकमान जो निर्णय लेंगे उसको सब मानते हैं। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चाहे जो कहे, लेकिन किसी एक को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर सामने लाना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। चुनावी साल में कार्यकर्ताओं और नेताओं की महत्वाकांक्षा को शांत रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय जायसवाल ने चीन मामले पर राहुल गांधी के बयान को मंदबुद्धि बच्चे वाला बयान बताया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कई लोग होते हैं जिनकी उम्र कितनी भी हो जाए मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चे आरोप लगा रहे हैं और बच्चों की जितनी सोच होती है बच्चे उतना ही सोच सकते हैं। कुछ लोगों के साथ होता है कि उम्र कितनी भी हो जाए मानसिक रूप से वह विकसित और परिपक्व नहीं हो सकते हैं, तो उनकी माताजी के साथ मेरी सद्भावना। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गया शहर की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तालाब में बदल चुके रोड को देख आप भी परेशान हो जाएंगे। ये तस्वीरें हैं गया शहर की, जहां मौसम कोई भी हो, लेकिन शहर के दुर्गाबाड़ी और बाड़ी रोड की सड़कों पर सालों भर नाले का पानी जमा ही रहता है। जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए निगम हर साल लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन समस्या जस के तस है। निगम इस साल भी टावर चौक के पास जनरेटर से पानी निकालने का काम कर रही है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। अरे जब से हो सब हमने तब से देख रहे हैं, यही नियम, पानी एनी टाइम भरा रहता है, आदमी को आने जाने में डिस्टर्ब होता है। फिर आपको बता रहे कि लड़कन का स्कूल का डिस्टर्ब होता है, हर चीज का तो डिस्टर्ब है। दुर्गावाड़ी में पानी की समस्या हमेशा जाम की स्थिति रहती है, उसकी वजह से यहाँ पानी लगाया जाता है। यहाँ पानी निकाल के रोड पर छोड़ दिया जाता है, अगल बगल दुकानदारों को बहुत बदबू आते हैं, बैठना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि इतना आवाज करता है, बिना चलने के जनरेटर, एक पुराना जनरेटर इतना आवाज करता है कि हम लोग रात में सो नहीं सकते, चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो कई वर्ष नाला कहाँ बन रहा है, नाला बनता ही नहीं, हमेशा नाला के नाम पे कितना साल ऐसे गुजर गया। गया शहर में पानी निकालने के लिए बॉटम नाला है,
जो शहर के बीचों बीच पार करती है। नगर निगम बॉटम नाला को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बरसात शुरू होते ही एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 1 करोड़ की लागत से नए स्तर पर बॉटम नाला का सफाई करवा रही है। अब देखना होगा कि क्या इससे भी यहाँ के लोगों को जल जमाव से निजात मिल पाता है या फिर परेशानी बरकरार रहती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। सिवान में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। भारी बारिश के बाद यहां महिलाएं गीत गाकर धान की रोपनी कर रही हैं। मन को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं सीवान की, जहां महिलाएं गीत गाकर धान की रोपनी कर रही हैं। सीवान में बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद किसान धान की रोपनी में जुटे हैं। महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बारिश के बाद खुशी इतनी है कि महिलाएं खुद को रोक नहीं पा रही हैं। हम लोग के खेत में बारिश का पानी हो गया है, भगवान की दया है हम लोग पर, तो हम लोग बहुत खुश हो गए हैं कि चलिए भगवान के बारिश से हम लोग का खेती हो रहा है। नहीं तो हम लोग को पंपी सेट चलाना पड़ता है, इतना पैसा खर्चा करना पड़ता तब न पानी आता है, लेकिन बारिश के पानी से ही हम लोग का खेती अब हो जाएगा। हमारा गांव के सब लोग देखनी है सबके बिया के बोए में लागल बा, चारी ओर बरखा होता है। इसे कोरोना के दिन में बरखा हो गई, भगवान भी खुश बनी। कोरोना बा लेकिन भगवान खुश बनी कि लोग गरीब जे बा ओकरो सहायता होता। भगवान के बरखा भइल, चारी ओर बिया बोआई ले लगता, अब चारी हर खेत में पानी हो गई, ले लगाओ भर के। मैरवा में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खरीफ की फसलों को जीवन दान मिला है। कोरोना संकट के बीच किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। और सुप्रभात बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।